सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच अलग होगा। अब वहां से डिस्कस को हटा दो और एक अलग कमांड लगाओ, वहां पे लगाते हैं क्रिटिकली एग्जामिन। अब अगर क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, अब आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। अब क्रिटिकली एग्जामिन को हटाओ, वहां पे लगाओ सब्सटेंशिएट या फिर कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब इसका आंसर कुछ और होगा। कहने का सेंस क्या है, जो क्वेश्चन का इथोस है, जो थीम है, वो बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, लेकिन कमांड के चेंज करने से हमारा पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर, जिसको आज के क्लास में डिसाइफर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट से कमांड्स के साथ, कि अगर ऐसे कोई भी कमांड आपके सामने मेंस में आता है तो आप उसको आंसर में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर आंसर को कैसे अप्रोच करेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, वेदर यू आर फ्रेशर और यू हैव गिवन मेंस सेवरल टाइम्स, यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, इट इज देयर फॉर यू। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश एंड आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस। और आज की क्लास के बाद आपको मेंस का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज द टेक्निक्स फॉर द यूपीएससी मेंस, राइट? क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना। चलो, अगर हम ब्रेक डाउन करने की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट से कमांड जो बेसिकली यूपीएससी अपने एग्जाम से बार बार पूछते रहता है, एक बार फटाफट देखते हैं क्या है। डिस्कस, देन क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसे कमांड आते हैं। इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन, इवैल्यूएट वेरी इंपॉर्टेंट, देन इलैबोरेट, एग्जामिन, सब्सटेंशिएट, कमेंट ऑन, राइट? दिस टाइप ऑफ कमांड्स आर जनरली सीन, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब। सो यूपीएससी आस्क्स दिस काइंड ऑफ कमांड एंड फ्रेम लॉट ऑफ क्वेश्चन। टॉपिक सेम है बट ये कमांड के कारण उसका आंसर एकदम अलग हो जाता है। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कौन से कमांड का क्या मतलब होता है, डिस्कस का मतलब क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, बहुत ही क्विकली देखेंगे। सो एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग। पावर आईएएस पे हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है एंड इन दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम हम कम कर क्या रहे हैं, तो हम डेली बेसिस पे एस्पिरेंट्स को क्या असाइनमेंट देते हैं, मतलब आपको क्या करके आना है, कितना टारगेट करके आना है, डेली असाइनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आंसर राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे थे बिकॉज आई स्ट्रांगली फील कि थोड़ा सा कंटेंट का होना इंपॉर्टेंट है, बट नाउ दैट आई थिंक कि सबके पास में एक बेसिक कंटेंट है और अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर। कोई शुभ मुहूर्त नहीं आएगा, ये स्किल है जो आज के बैच में बताऊंगा, डिस्कस क्या है, इलेबोरेट क्या है, किस तरीके से यूज करना है, उस स्किल को प्रैक्टिस करके और इंप्रूव कर सकते हैं। और हम मेंटरशिप प्रोग्राम में वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। नेक्स्ट इज थीम सेग्रीगेशन। थीम मतलब क्या, यूपीएससी का कोई कोर एरिया, फेवरेट, जो बार बार एग्जाम में आता है। फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर हो गया, मौर्य हो गया, अर्ली मिडीवल हो गया, राइट? पॉलिटी की बात करो तो फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। इकोनॉमिक्स में देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मनी सप्लाई हो गया। ये कुछ ऐसे जोन है जहां पे यूपीएससी हर साल हिट मारता है। तो ये जो थीम है किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा सिलेबस में क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहा है, उसको कैसे कैच करना है, वो थीम हम अपने इस कोर्स में मेंटरशिप प्रोग्राम में हैंड टू हैंड करते चल रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट विद पीवाईक्यू। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा करके एमसीक्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। हम बेसिकली फोकस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे और उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट भी लगाते चलेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाए। तो ये बेसिकली हमारा कुछ एसओपी है जिसके बेसिस पे हम ये मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 55 स्टूडेंट्स ने इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लास्ट 30 डेज में ज्वाइन किया हुआ है एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड द न्यू बैच ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। Prices are very nominal, that is 1499 monthly. On monthly basis you can enroll. ऐसा नहीं है कि we are expecting you to pay 20,000 25,000 एक बार में पे कर दो फिर आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, because we strongly believe on the quality. So we have taken a very reasonable price and that also on a monthly basis so that it is affordable by majority section of aspirants. और अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं, so this is my WhatsApp number 9910193064. You can definitely text me, I'll explain the model. मैं आपको मॉडल और भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका जो भी इंक्वायरी हो we can definitely discuss things over there. Anyways, this was about the mentorship program. Now going ahead with the content. सबसे पहला क्या है, टर्मिनोलॉजीज। क्यों टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन के आगे कमांड आता है, जो भी डायरेक्शन आता है, डायरेक्टिव आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि सफिक्स ऑफ द क्वेश्चन व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन, क्या डिटरमाइन कर रहा है, क्वेश्चन का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के साथ साथ में उसका कमांड को डिटरमाइन कर रहा है, उसे समझना है। सबसे पहला अगर आप कमांड देखो तो आई हैव स्टार्टेड विद द कमांड कॉल्ड डिस्कस। डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कमांड है क्योंकि क्वेश्चंस में ना बार बार ये कमांड देखने को मिलता है। आज के बैच में आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट कमांड्स को डिस्कस करके बताऊंगा, मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और उसके बाद में भी कुछ और इंपॉर्टेंट से कमांड्स उसको अगले क्लास में करेंगे। अगर मेजोरिटी ऑफ बच्चों को लगेगा कि कंटेंट वर्थफुल है या फिर उनको देख करके उनके आंसर राइटिंग में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन ब्रिंग सम अदर वीडियोस ऑन दिस काइंड ऑफ टर्म्स जहां से आपको आंसर राइटिंग थोड़ा और इजी और रीजनेबल लगे।
एनीवेज गोइंग अप अहेड, देखो अगर कभी भी डिस्कस आ गया ना, तो डिस्कस का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं भी जाकर के किसी एंगल को प्रेफरेंस नहीं देना है। मतलब यू आर नॉट सपोज टू राइट समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव, यू आर नॉट सपोज टू राइट क्रिटिसाइजेशन और समथिंग कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन। डिस्कस का मतलब है कि उस क्वेश्चन को सिंगल फोल्ड में ब्रेक डाउन करते जाओ, जो पूछा गया है बस उसको एक्सप्लेन करते जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना उसके नेगेटिव पे जाना है ना उसके पॉजिटिव पे जाना है, बस उसके जो भी फीचर्स है जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको सीधा ब्रेक डाउन करना है। अगर आप इसको सिंपल देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू, जो भी इशू है उसके जितने भी एस्पेक्ट है, 10 डायमेंशन है 10 डायमेंशन को वहां पे लिख दो। डू नॉट शो योर क्रिटिसाइजेशन, डू नॉट शो योर फेवर, बस सिंपल सा पार्ट वो क्वेश्चन जाता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। डोंट क्रिटिसाइज, सिंपली प्रेजेंट ऑल द साइड इन एनालिटिकल मैनर। एनालिटिकल मैनर पे आपको ना सीधे तरीके से सारे साइड्स को बताते चलना है। अभी क्वेश्चन के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स को लिखना है तो आंसर के एंड तक आप थोड़ा सा, मतलब वन कैन राइट द कॉन्ट्ररी नेगेटिव व्यू अ बिट इन द क्रिटिसिज्म। आप सारे एस्पेक्ट को लिखते जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्रिटिसिज्म में अपने व्यूज को, ओपिनियन को वहां पे दर्शा सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक पॉजिटिव आउटनोट पे आपको आंसर को लिखना होता है। मतलब अगर सीधा सा पार्ट है डिस्कस आया, जस्ट गो विद द सिंगल फ्लो और क्वेश्चन को जितना भी उसका डायमेंशन है उसको ब्रेक डाउन करते हुए आगे चलना है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपके सामने क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक है आपका गुप्ता और एक है आपका चोला पीरियड। अब आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दो कि मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड, राइट, उसको पहले एड्रेस करेंगे और फिर आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला पीरियड। तो गुप्ता पीरियड का कंट्रीब्यूशन किस टर्म्स में, इंडिया के हेरिटेज और कल्चर में। तो आपको वहां पे सीधा सीधा जाना है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, म्यूजिक में किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया हुआ है, लिटरेचर पार्ट बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, राइट। सुश्रुत जैसे राइटर्स रह चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मेजर राइटर्स रह चुके हैं गुप्ता पीरियड में, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी किताबों को सीधा सीधा लिखते हुए चलेंगे। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट। यानी कि क्या है, आप जितने मैक्सिमम डायमेंशन को टच कर सकते हैं, जस्ट गो विद दैट फ्लो, राइट डाउन व्हाटएवर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब ये सिंपली आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, आपको कोई स्किल नहीं टेस्ट कर रहा है, आपको बस ये देखना चाहता है कि आपको एक्चुअली में गुप्ता और चोला के कंट्रीब्यूशन के बारे में कितने अच्छे तरीके से पता है। सीधा सीधा लिख दो जितने भी आपको डायमेंशंस पता है, कोई लेफ्ट नहीं कोई राइट नहीं, सीधा सा पार्ट आंसर। तो दैट इज व्हाट इज डिस्कस इज सपोज टू डू। अब इसी की टर्म को थोड़ा सा चेंज करें और एक की टर्म आ जाए इसके आगे, क्रिटिकली। अब अगर आ जाए क्रिटिकली डिस्कस, अब देखो ये की टर्म के लगते ही वंस द की टर्म क्रिटिकली कम्स टू पिक्चर, आपके क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन पूरा डिफर कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही एक वर्ड आता है ना क्रिटिकली, यहां पे आपको ध्यान रखना होता है कि अब आपको उस क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के दोनों डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना है। मतलब प्रोस को भी एक्सप्लेन करना है, कॉन्स को भी एक्सप्लेन करना है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों को साथ में लेके चलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि जैसे आपको पता है डिस्कस में आप क्या कर रहे थे, जितने भी एस्पेक्ट है उस इश्यू को उसको लिख रहे थे, बहुत ही सिंपल था। डिस्कस एक तरीके से क्या था, इलेबोरेशन था। कोई भी टॉपिक है उसको आप किस तरीके से इलेबोरेट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को इलेबोरेट कर रहे हो, उस इश्यू को इलेबोरेट कर रहे हो, जस्ट राइटिंग डाउन व्हाटएवर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ, वो आपका डिस्कस है। अब अगर आप आगे चलोगे, क्रिटिकली डिस्कस का मतलब क्या होता है, तो क्रिटिकली डिस्कस आजकल एक रिसेंट कमांड है जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और बेसिकली क्रिटिकली डिस्कस में क्या करना होता है, तो वन हैज टू प्रेजेंट ऑल द एस्पेक्ट बाय एग्जामिनिंग इट्स प्रोस एंड कॉन्स। मतलब आपने जितने भी एस्पेक्ट को लिखा है, अब उस एस्पेक्ट का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या नेगेटिव है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, जो भी है उस सारे एस्पेक्ट के दोनों साइड्स को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखते हुए जाना है। तो अगर सिर्फ क्रिटिकली वर्ड लग गया मींस यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल नाउ, you have to think about all the possible dimensions and then you have to put down that particular view in the answer, pros and cons both। क्रिटिकली हटा दिया, सीधा डिस्कस आ गया, मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना पूछा गया जितना आता है पूरा पूरा को सीधा सीधा लिख के चलो। ये की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन की टर्म्स को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी इंफॉर्मेशन है, कितना भी नॉलेज है, कितना भी पीएचडी करके आयो, आंसर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा आंसर पे, कितना भी अच्छा लिख करके आओगे, द एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स। The examiner will only give you marks once he feels कि आपने इस कमांड को अच्छे से समझ के अपने आंसर में उसको रिफ्लेक्ट किया है। The reflection of these commands are extremely important. Okay, तो क्या हुआ, देखो एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल वन हैज टू क्रिटिकली डिस्कस द गांधीयन व्यू ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी का जो नॉन वायलेंस को लेकर व्यू था, अगर इसको क्रिटिकली डिस्कस करना है तो क्या करना होगा, इन दिस वन हैज टू सी द प्लस पॉइंट ऑफ नॉन वायलेंस। आपको प्लस पॉइंट भी देखना है, राइट, एंड वन मस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ इंडियाज नेशनल स्ट्रगल। मतलब आपने गांधी जी के नॉन वायलेंस का प्लस पॉइंट देखा और एग्जांपल मेरे दिया किस तरीके से नेशनल स्ट्रगल में नॉन वायलेंस का एक अच्छा रोल रहा है, राइट।
जो भी दे दो आप, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जहां भी आप देख सकते हो। नाउ उसके आगे साइड में आपको जाकर के क्या करना है, उसको क्रिटिसाइज भी करना है, क्योंकि क्रिटिकली लिखा है, प्रोस एंड कॉन्स बोथ, सो वन हैज टू सीवियरली क्रिटिसाइज। अब आपको क्रिटिसाइज भी करना है नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को, और दिखाना है किस तरीके से नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। मतलब क्या है, आपने डिस्कस में सारे डायमेंशंस को तोड़ा, बट उसके पॉजिटिव्स और उसके नेगेटिव्स को साथ साथ लिखते भी जा रहे हो। सो इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर अप्रोच, और आपके पास में एक डिसेंट सा नॉलेज है, मतलब मैं कहता हूं नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज नॉलेज है, बट आपने कमांड को सही तरीके से फॉलो किया, बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे। दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी किताब नहीं पढ़ी होती है और उनके मेंस में अच्छे स्कोर्स आते हैं। द रीजन इज कि वो कमांड को अच्छे से समझते हैं। द रीजन इज वो क्वेश्चन को सही तरीके से ब्रेक डाउन करना जानते हैं। दे एग्जैक्टली नो हाउ टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर, and they adhere to those principles and just answer what is exactly asked। उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। कंटेंट 1900 चल जाएगा, बट कमांड 20 होना चाहिए, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। दैट इज द प्रायर रिक्वायरमेंट, है ना। आई थिंक आपको डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस के बीच के डिफरेंसेस दिख गए होंगे। नेक्स्ट इज वेरी अगेन, दिस इज एक्सप्लेन। देखो एक्सप्लेन एक बहुत ही कॉमन डायरेक्टिव है, मतलब अगर कोई भी बोलता है ना एक्सप्लेन द इशू, मतलब आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपको उस क्वेश्चन के वाई को एड्रेस करना है, बस नथिंग एल्स। अगर एक्सप्लेन आ गया तो आपको क्यों बताना है, क्यों हुआ है वो चीज। दैट इज व्हाट इज मीन फ्रॉम दिस वर्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो देखो फटाफट क्या लिखा हुआ है, एक तो बहुत ही कॉमन डायरेक्टिव है, एज आई ऑलरेडी सेड दिस, एंड यू राइट द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसके मीनिंग को लिखना है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो उसमें इमर्ज होकर के आ सकता है उसको भी एड्रेस करना है। तो वी कैन गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, व्हाई स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, राइट, दिस हैज टू बी रिटन इन एक्सप्लेन स्मार्ट सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखता है व्हाई स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, अब मैं इसी को चेंज करके लिख दूं कि एक्सप्लेन स्मार्ट सिटी, तो क्वेश्चन सेम है। एक्सप्लेन स्मार्ट सिटी मतलब यू हैव टू राइट व्हाई स्मार्ट सिटी। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि एक्सप्लेन जहां भी आ रहा है, एग्जामिनर बस जानना चाहता है क्यों हो रहा है ये, यू जस्ट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, दैट व्हाई हैज टू बी एड्रेस्ड। दैट इज व्हाई एक्सप्लेन command has a different meaning. So once you follow this command, you have to understand कि आपको क्या पूछा गया है, क्या बताना है। तो जैसे ही वाई आया, just know about this कि आपको इसी डायरेक्शन में आंसर को लेकर के चलना है, राइट। तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे दूं कि एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies toward colonial India। 1857 का जो रिवोल्ट था ना, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन पूछा है, यानी कि तो आपको ये बताना है कि क्यों, लाइक किस तरीके से, हाउ इट इज पॉसिबल कि उसने कंट्रीब्यूट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, जो भी ब्रिटिश का पॉलिसी रहा कॉलोनियल इंडिया को लेकर, किस तरीके से उसने इंपैक्ट किया। यू हैव टू एड्रेस दिस पार्ट, यानी कि एक्सप्लेन आया, आपको क्यों वाले पार्ट को एड्रेस करना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया है, सो डेफिनेटली क्वेश्चन कितना भी ड्रास्टिक हो, कितना भी टफ क्यों ना हो, यू विल एग्जैक्टली रीच वेयर द आंसर वांट्स टू टेक यू। तो ये एक्चुअली में जितने भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ऑल दीज आर द PYQs। अगर इसमें से कोई भी कमांड को लेकर के आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप जो कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उस पर क्लिक करके यू कैन डेफिनेटली कम एंड यू कैन आस्क द क्वेरी इन द टेलीग्राम चैनल। सो आई विल डेफिनेटली रिवर्ट, वहां पे मैं आपको रिवर्ट भी करते जाऊंगा। नेक्स्ट इज कॉमेंट। कॉमेंट एक्चुअली मतलब क्या होता है कि एग्जामिनर ना वो आपका व्यू जानना चाहता है। जैसे मैं कहता हूं ना कि कमेंट बॉक्स में आओ, उसमें टेक्स्ट करो, सिंपल फिलोसफी हो। कमेंट बॉक्स क्या हो, मतलब अपने ओपिनियंस को वहां पे रखो। एग्जैक्टली अगर एग्जामिनर कह रहा है कमेंट ऑन दिस इशू, इसका मतलब है कि वो आपका व्यू जानना चाहता है, क्या सोच रहे हो, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे प्रोस एंड कॉन्स तो ठीक है, अब अपना व्यू स्ट्रेट लिखना है। और बेसिकली कमेंट वाले क्वेश्चंस में ना जो आप कंक्लूजन लिखते हो, जो अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे होते हैं, वहां पे आपका कमेंट एड्रेस होता है, मतलब वहां पे आप अपना व्यू को लिखते हो। तो जब भी ऐसा टर्म आए कमेंट, मेक श्योर आप उसके एक्सप्लेनेशन में, आप उसके कंक्लूजन में जाकर के अपने व्यू पॉइंट को अच्छे तरीके से सब्सटेंशिएट करें। दैट इज व्हाट इट इज मीन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरली दिस इज प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड इट इज सो कॉल्ड सफिक्स, है ना। क्वेश्चन के एंड में हम इसको एड्रेस करते हैं। नाउ इन कमेंट you write different aspect of problem or issue or the topic in an analytical manner and also give your own opinion। that is true, you write whatever the theme is asked, जो भी पूछा गया उसको एनालिटिकल तरीके से लिखो। मतलब आपने अपना व्यू पॉइंट क्यों बनाया, हाउ डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, उसके पीछे आपका एनालिसिस क्या है। पुट डाउन दैट एनालिसिस कि हाँ मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, आई थिंक दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आई थिंक दिस इज हाउ things should be there, whatever your personal opinion is।
वो पर्सनल ओपिनियन कहाँ से है, कौन से ग्राउंड्स के बेसिस पे है। दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज फॉलो दिस कमांड कमेंट। आजकल कमेंट आ रहा है, अब जैसे कमेंट वाले क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस ना आपके पास ज्यादा डिस्क्रिप्शन छोड़ के जाते हैं, राइट। सो एग्जामिनर इज एबल टू अंडरस्टैंड योर डिस्क्रिप्शनरी पावर। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, कमेंट ऑन द रोल ऑफ मॉडरेट लीडर्स, ठीक है, इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था उसमें मॉडरेट का जो लीडर्स थे, जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, मतलब नरम दल वाले मॉडरेट लीडर्स, उनके रोल पे आपको कमेंट करना। नाउ दैट यू आर सपोज टू पुट योर व्यू, आपको क्या लगता है, सो यू डेफिनेटली राइट कि हाँ, बिकॉज जो मॉडरेट लीडर्स थे वो प्रेयर और पिटिशन पे बिलीव करते थे, तो उनके टाइम पीरियड पे पैसिव नेशनलिज्म बहुत ग्रो किया है, एक्टिव नेशनलिज्म थोड़ा कम ग्रो किया। ये मेरा पॉइंट है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैंने अपने पॉइंट के पहले एक पॉइंट को सब्सटेंशिएट किया कि वो प्रेयर पिटिशन को फॉलो करता है। उस प्रेयर पिटिशन के बेसिस पे मैंने लिखा कि वो पैसिव नेशनलिज्म ज्यादा प्रमोट हो रहा है। सो आई हैव टू गिव माय ओपिनियन, लेकिन वो ओपिनियन ऐसे एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कि मेरे को ऐसे सपने में दिख गया तो मैंने लिख दिया, नहीं। देयर शुड बी सम वैलिडेटेड रीजन, यू हैव टू गिव दैट एनालिटिकली इन द आंसर। तो वहां पे ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। चलो अगर हम अगले कमांड की तरफ में चले, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी आप इस कंटेंट को रीड कर सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां पे आप इसको डेफिनेटली रीड करके और बेटर तरीके से समझ सकते हो, और प्रॉब्लम हो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। अब अगर कोई एग्जामिनर कह दे इलैबोरेट, इलैबोरेट का मतलब ही है कि आपको उसमें कहानी लिखनी है, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू लाइक एक्सपेंशन योरसेल्फ, आपको अपने आंसर को एक्सपेंड करना है, बताना है, इलैबोरेट करना है, सिंपल। और इलैबोरेट के क्वेश्चन ना बहुत ही ग्रे एरिया वाली थीम को ज्यादा हिट करते हैं। जैसे देखो, इलैबोरेट द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी मार्केट रिफॉर्म किया था उसको इलैबोरेट करो, आपको क्या क्या पता है मार्केट रिफॉर्म के बारे में लिख दो वहां पे। तो कहीं ना कहीं इलैबोरेट और डिस्कस दोनों आपको एक तरीके के दिखाई देंगे। डिस्कस में भी आप सीधा सा पार्ट जा रहे हो, इलैबोरेट में भी आप सीधा जाओगे, लेकिन याद रखना डिस्कस में आप बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन को हिट कर रहे हो, राइट। लेकिन इलैबोरेट में आपके डायमेंशन 19-20 भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उस टॉपिक को खींच करके लेकर के जाना है। सो मतलब बोथ मोर और लेस बोथ द कमांड्स आर लाइक सेम। सो whenever the command like elaborate come, always keep things in mind कि अब मुझे इस चीज को ना इस तरीके से समझाना है कि कोई भी बच्चा अगर मेरा आंसर पढ़े तो उसको एक नॉलेज यहां से मिले, he should gain something better out of this answer। ऐसा ना कि बस वो इवैल्यूएशन के पर्पस से आए, ऐसा हो कि वहां से नॉलेज गेन भी बढ़ रहा है। तो जब भी इलैबोरेट आ रहा है जस्ट गो सिंपली स्ट्रेट। और इलैबोरेट वाले क्वेश्चन बेसिकली ना बड़े बड़े आंसर्स पे आते हैं, क्योंकि 150, 250, 350 ऐसी जगहों पे आपको इलैबोरेट करने के चांसेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड में इलैबोरेट करोगे, इलैबोरेट वाले आंसर्स बेसिकली 250-300 वर्ड्स वाले होते हैं, जहां पे आपके पास में ऑप्शन हो उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का। दैट इज व्हाई द टर्म इलैबोरेट कम्स टू पिक्चर। इलैबोरेट के आगे चले तो आपको ऐसे बहुत सारे की टर्म्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि ऐसे आपको इवैल्यूएट दिख जाएगा, क्रिटिकली इवैल्यूएट, जैसे मैंने डिस्कस किया था ना क्रिटिकली डिस्कस, वैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज, इलुसिडेट, इन्यूमरेट, डिस्टिंग्विश, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, सब्सटेंशिएट। ये सब वो की टर्म्स है जो मैंने पिछले 5 साल के मेंस के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में निकाला है, और यूपीएससी इन की टर्म्स से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इफ यू गाइस रियली फील कि मैं इन की टर्म्स को अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूं विद एग्जांपल, जैसे मैंने अभी किया विद क्वेश्चन, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर 10-12 बच्चे भी कमेंट बॉक्स में आकर के बताएंगे कि हाँ वी वांट बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस की टर्म्स, देन डेफिनेटली मेक अ वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक नया वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा मैं। तो आई थिंक आई होप आप लोगों को आज का कंटेंट समझ में आया होगा कि एग्जामिनर का रिक्वायरमेंट क्या है और एक कमांड आपके आंसर को कैसे बदल सकता है, राइट। So anyways, ending of the session here, and you can see the mentorship program. So this is how things are happening. If you really want to improve your answer writing, I'll definitely recommend you कि आप mentorship program को भी join कर सकते हैं. So this is for today. I think you guys understood the session. So take care, study well, and do let me know your opinion in the comment box. Thank you so much.